हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में सितंबर के फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को हम कवर करेंगे। कौन कौन से एडिटोरियल्स हैं? पहला एडिटोरियल है इंडिया चाइना द मेकिंग ऑफ अ बॉर्डर। दूसरा अनमिस्टेकेबल शिफ्ट एससीओ समिट से रिलेटेड चीज़ है। तीसरा है विमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। चौथा है जो जीएसटी 2.0 आया है जिसमें टैक्स कट्स हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। छठवां है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए पहला आर्टिकल पढ़ते हैं, इंडिया चाइना द मेकिंग ऑफ अ बॉर्डर। इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि द बॉर्डर वाज द प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पायर्स, मांचू एंड ब्रिटिश। ठीक, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है दो एम्पायर से, मांचू और ब्रिटिश। ठीक, उस समय ब्रिटिश का हमारे यहाँ राज था, कॉलोनियल पीरियड था, और चाइना में मांचू एम्पायर था। ठीक है, तब से लेके आज तक हमारे यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। While neither India nor China had permanent presence in the Aksai Chin, China, in order to facilitate its control of Tibet, built a highway through Aksai Chin from Xinjiang and occupied it. इनिशियली शुरुआती दौर में अक्साई चिन पर ना इंडिया का कब्जा था ना चाइना का, बट चाइना क्योंकि तिब्बत को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए चाइना ने क्या किया, अक्साई चिन से एक हाईवे बनाया। ठीक है, और बाद में उसको ऑक्यूपाई भी कर लिया। Similarly, in the east, India established control over Tawang, a major monastery town in what is now अरुणाचल प्रदेश। और इसी तरह से इंडिया ने क्या किया, तवांग जो मेजर मोनास्ट्री टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, उस पर कंट्रोल कर लिया। और इसके लिए भारत ने तिब्बत के साथ एक बॉर्डर एग्रीमेंट भी साइन किया था 1914 में। तिब्बत उस समय इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, जो कि बाद में मैकमोहन लाइन का आधार बनी। ठीक, जो हमने 1914 में तिब्बत के साथ एग्रीमेंट किया, चाइना उसको एक अनडिफाइंड बॉर्डर मानता था। ठीक है, तो उसको एक वेल डिफाइंड बॉर्डर बनाने के लिए कई बार उसने प्रपोज़ल भी रखे। 1959 में पहला प्रपोज़ल आया जिसमें बोला कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसी को हम लोग एक निश्चित बॉर्डर मान लेते हैं, पर भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसी तरह से 1960 में झाओ एनलाई ने एक नया प्रपोज़ल दिया जिसमें कहा कि एक काम करते हैं कि अक्साई चिन का जो रीज़न है वो आप हमें दे दीजिए, और अरुणाचल प्रदेश में जो आपने तवांग पर कब्जा किया है वो आप ले लीजिए। तो ये एक स्वैप एग्रीमेंट बनाया। इसके लिए भी भारत राज़ी नहीं हुआ, बल्कि भारत ने क्या किया, भारत ने बाद में कोशिश किया कि अक्साई चिन को हम रिकैप्चर कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ, जिसमें भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। इसका रिज़ल्ट क्या रहा कि जो लद्दाख का रीजन है ना, वहाँ पे जितना कब्जा किया था चाइना ने, उस रीजन को उसने अपने कंट्रोल में रखा, और जो मैकमोहन लाइन यानी जो ईस्टर्न पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे कुछ रीजन से चाइना पीछे हट गया। ठीक, ये हुआ। अब वॉर के बाद क्या हुआ, 1975 में इंडिया ने एक हाई लेवल चाइना स्टडी ग्रुप बना दिया टू स्टडी साइनो इंडियन बॉर्डर। चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी स्टडी करने के लिए 1975 में इंडिया ने एक हाई लेवल चाइना स्टडी ग्रुप बनाया। उसने ही जो है ये बॉर्डर को मैप किया सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा। ठीक है, और क्या कहा, उसने रेकमेंड किया कि इंडियन पुलिस या आर्मी को वहाँ पे पेट्रोल करना चाहिए, गश्त देना चाहिए, तो उसके लिए कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट बनाए जाएं। ठीक है, इसका भी सजेशन दिया। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, बीजिंग यानी चाइना को विज़िट किया, और ऐसा करने वाले वे पहले सीनियर इंडियन लीडर बने। ठीक है, आफ्टर द वॉर। और विज़िट क्यों किया, टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी, मतलब अपना जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें नॉर्मेलिटी लाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। इस वजह से वो 1979 में बीजिंग गए। चाइना को ये अच्छा लगा, क्योंकि इस विज़िट से चाइना को ये एहसास हुआ कि इंडिया सोवियत यूनियन के करीब नहीं गया है, और सोवियत यूनियन उस समय चाइना का धुर विरोधी था। तो चाइना ये चाहता था कि भारत सोवियत यूनियन के करीब ना जाए। तो भारत की विज़िट ने ये लगभग सिद्ध कर दिया कि भारत अभी सोवियत यूनियन के करीब नहीं गया है। फिर बाद में देंग साओपिंग जो चाइना के लीडर थे, उन्होंने झाओ प्रपोज़ल को फिर से बोला कि इस पर फिर से डिस्कशन किया जाना चाहिए, जिसमें बोला गया था कि अक्साई चिन का एरिया चाइना को दे दिया जाए
और जो ईस्टर्न पार्ट में जो चाइना ने कब्जा किया है वो भारत को दे देगा। तो ये जो स्वैप प्रपोज़ल था उसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास किया देंग शाओपिंग ने। फिर 1983 को चाइनीज़ वेंट अ स्टेप फर्दर और उन्होंने एक नया प्रपोज़ल दिया। उसमें कहा कि इंडिया शुड कंसीड एरियाज देयर फोर्सेड हैड कैप्चर्ड इन 1962 इन लद्दाख, कि 1962 के वॉर में इंडिया ने जो लद्दाख का एरिया कब्ज़ा किया है इंडिया को उसे चाइना को दे देना चाहिए, और इस प्रपोज़ल का नाम रखा LAC+। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर धीरे धीरे दोनों पक्षों ने बात करना स्टार्ट किया, रिज्यूम देयर बॉर्डर टॉक्स। ठीक है, कई राउंड हुए। पहला राउंड 1981 में हुआ, उसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। इसी तरह कई राउंड हुए और बाद में 1983 में दोनों देशों ने नॉर्मलसी की ओर कदम बढ़ाया। इंडियन ऑफिशियल्स ने उस एरिया को विज़िट किया जहां पे पहला क्लैश हुआ था 1962 वार का, जिसे 1986 में चाइना ने ऑक्यूपाई किया, जिसकी वजह से भारत ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया, जिसमें क्या किया कि इंडियन फोर्सेस ने लगभग इंटायर LAC को कब्ज़ा कर लिया था। LAC माने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको लगभग पार कर गई थी इंडियन फोर्सेस ऑपरेशन फाल्कन के तहत। चाइनीज़ वर शॉक्ड, वो एकदम शॉक में आ गए थे कि ये क्या हुआ। इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बट फिर धीरे धीरे फिर से एग्रीमेंट होता है, दोनों तरफ से सिचुएशन को ईज़ किया जाता है और चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये समझ में आ जाता है कि 1962 की जो इंडियन आर्मी थी ये वर्तमान की इंडियन आर्मी इससे बिल्कुल अलग थी। नाउ इट वाज नॉट इजी टू डिफीट इंडियन फोर्सेस। फिर 1985 में जब सोवियत यूनियन का खतरा चाइनीज़ पर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने भारत के साथ फिर से नए संबंध बढ़ाने का प्रयास किया। चाइना का उस समय दो विरोधी थे, एक था USA, एक था सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन का खतरा तो कम हो चुका था उस समय। चाइना ये चेक कर रहा था कि भारत इन दोनों में से किसके करीब है। तो इधर से तो क्लियर हो गया कि ये इसके करीब नहीं था। अब एक रीज़न बचता है अमेरिका। चाइना ने सोचा कि क्या भारत इन दो ब्लॉक्स में से अगर सोवियत यूनियन की तरफ नहीं है तो क्या अमेरिका की तरफ है उसका झुकाव। तो उसको जानने के लिए भी उसने क्या किया, चाइना ने राजीव गांधी को बीजिंग में इनवाइट किया। तो राजीव गांधी दिसंबर 1988 में चाइना जाते हैं और वहाँ से रियल तौर पे नॉर्मलसी है वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से ये सारी डिस्कशन शुरू होती है। तो वहाँ चाइनीज़ प्रीमियर जो थे देंग शाओपिंग, उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि लेट बोथ साइड्स फॉरगेट द अनप्लीजेंट पीरियड इन आवर पास्ट रिलेशंस, यानी कि जो भी हमारा पुराना इतिहास रहा है, जो भी युद्ध वगैरह हुए हैं उनको भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने टाइज को, बायलैटरल ट्रेड को इम्प्रूव करते हैं, रिस्टोर करते हैं और एक अच्छे पड़ोसी की तरह अपने रिश्ते डेवलप करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे डाइवर्स फील्ड में अपने ट्रेड रिलेशंस को सुधारने का प्रयास किया ताकि एक फेयर एंड रीजनेबल कंडीशंस को डेवलप किया जा सके और बाउंड्री इशू को सेटल किया जा सके। फिर क्या कहता है इसमें, द टू कंट्रीज देन इवेंचुअली रीडिजिग्नेटेड द मीटिंग ऑफ देयर ऑफिशियल्स एज अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द बॉर्डर इशू टू वर्क टुगेदर फॉर अ सेटलमेंट। दोनों देशों ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया टू सेटल बॉर्डर इशू को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, जिसमें अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, अभी भी डिस्कशंस होते हैं। ये जो ग्रुप है अभी भी काम कर रहा है, इसी वजह से बीच बीच में जो तनाव आते हैं उनको नॉर्मल किया जाता है। ठीक, तो इस आर्टिकल में ये बहुत ही अच्छा डिटेल में दिया है। तो ये था इंडिया चाइना के बॉर्डर इशू से रिलेटेड आर्टिकल। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है अनमिस्टेकेबल शिफ्ट। ये GS2IR से रिलेटेड है। इसमें अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे SCO समिट के लिए। तो यहाँ से अब देखा जा रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजन टू विजिट चाइना फॉर SCO समिट वॉज क्लियर मैसेज ऑन अ शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी आउटलुक। वही जो मैंने अभी कहा कि मोदी साहब के SCO समिट विज़िट करने पर जो राजनीतिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट देख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 7 साल में पहली बार मोदी साहब गए हैं चाइना और 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद ये पहला बायलैटरल इंगेजमेंट है जिनपिंग और मोदी साहब के बीच, और 3 साल में ये पहला ओकेज़न है जब मोदी साहब खुद गए हैं SCO विज़िट पे। तो इन सब की वजह से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अब इंडियन PM के चाइना विज़िट की वजह से
अमेरिका को अब ये लग रहा है कि RIC जो ट्राइलेटरल ग्रुपिंग थी, रशिया, इंडिया, चाइना, ये फिर से एक्टिव हो रहा है। और ये अमेरिका को लगता है कि इस ग्रुपिंग का जो सोल पर्पज़ है वो है अमेरिका के अगेंस्ट, टू टैकल अमेरिका। यहाँ पे अब चाइना के साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई है जिसमें कुछ चीज़ें डिसाइड की गई हैं। कौन सी चीज़ें? पहला है अप्रूवल टू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएटेड इन October 24 लीडिंग फ्रॉम ट्रूप डिसएंगेजमेंट अलोंग द LAC। मतलब अक्टूबर 2024 में एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत की गई थी, तो उस प्रोसेस को अब अप्रूव किया गया है जिसके अंतर्गत जो LAC में ट्रूप्स हैं, सेनाएं हैं, उनको वहाँ से अब हटाया जाएगा। दूसरा क्या एग्रीमेंट हुआ है? agreed to fast track the boundary resolution process being discussed by special representatives। जो बाउंड्री रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है जिसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, उसमें तेज़ी लाने के लिए सहमति बनी है। तीसरा क्या एग्रीमेंट है? दे ऑल्सो गिव द ग्रीन लाइट फॉर रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीज़ा फैसिलिटेशन, बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइज टू स्टेबलाइज वर्ल्ड ट्रेड। डायरेक्ट फ़्लाइट्स की अब शुरुआत हो रही है फिर से। जो वीज़ा पर रोक लगा दी गई थी अब उसको भी शुरू किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइज जो ट्रेड रिलेशंस है उसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है ताकि जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो उथल पुथल मची है उसको स्टेबलाइज किया जा सके, उसका प्रभाव कम किया जा सके। तो इस बायलैटरल मीटिंग का जो प्रभाव रहा है उस प्रभाव को हम मिस्टर जी जिनपिंग की एक लाइन से समझ सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव रहा है। जिनपिंग साहब कह रहे हैं कि ड्रैगन यानी चाइना और एलिफेंट यानी इंडिया को अब साथ आ जाना चाहिए। जो भी डिसएग्रीमेंट्स उन्हें ख़त्म करके साथ आ जाना चाहिए। चाइना भी जानता है कि अमेरिका भारत का यूज़ करना चाहता है चीन के विरुद्ध, तो चीन नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा देश जो बहुत तेज़ी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है वो खड़ा हो और चीन की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह उठे या उसके ट्रेड मोनोपोली पे कोई किसी तरह का प्रभाव पड़े। तो इस वजह से चाइना भी चाहता है कि इंडिया और चाइना साथ आ जाएं, RIC ग्रुपिंग एक बार से फिर से एक्टिव हो जाए। ठीक है। तियानजिन डिक्लेरेशन हुआ है, तियानजिन जहाँ पर SCO समिट हुआ है चाइना में। तो इस डिक्लेरेशन में क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट होते हैं उनके मूवमेंट के अगेंस्ट डिक्लेरेशन किया गया है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की गई है। पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया है और साथ ही बलूचिस्तान पे जो पाकिस्तानी फोर्सेस के अगेंस्ट जो हमले हुए हैं उसको भी कंडेम किया है। और जितने SCO मेंबर्स हैं उन सब ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रही है गाजा पे, उस पर सभी ने एक कॉमन ग्राउंड पे आके सहमति जताई है कि वहाँ पे क्राइसिस हो रही है, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। और अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया था ईरान पे उसकी भी कड़ी निंदा की है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि इंडिया ने अभी भी जो BRI इनिशिएटिव है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको अभी भी अपोज किया है। ठीक है। दोनों देश बॉर्डर इशू पर बात कर रहे हैं, ट्रेड पर बात कर रहे हैं। ठीक है। हर तरह से समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पर जो BRI इनिशिएटिव है इसका भारत अभी भी विरोध कर रहा है। एक चीज़ ये है कि जी जिनपिंग साहब SCO डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसका सजेशन उन्होंने दिया है। और मोदी साहब ने क्या सजेशन दिया है? सिविलाइजेशनल डायलॉग बिटवीन SCO मेंबर्स। ठीक है। जो SCO मेंबर्स हैं उनके बीच में सिविलाइजेशनल डायलॉग को स्टार्ट करने का प्रस्ताव दिया है ताकि जो ट्रेड रिलेशंस है उनको और आगे बढ़ाया जा सके और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको डायलॉग के माध्यम से ख़त्म किया जा सके। इस आर्टिकल में ये चीज़ कह रहा है कि मोदी साहब ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है। कौन सी अपॉर्चुनिटी? जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर सकते थे, जो समस्याएं हैं उन पर बातें हो सकती थी, पर वो ये नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो SCO प्लस समिट है उसको स्किप कर दिया है। तो ये एक आर्टिकल था। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया नीड्स मोर वीमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वीमेन जजेस की नंबर जो है बहुत कम है, यानी कि डाइवर्सिटी बहुत कम है, यानी हाफ पॉपुलेशन को उसमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। तो इस आर्टिकल में इस बारे में चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया कि वर्तमान में BV नागरत्न इज़ द सोल वीमेन जज आउट ऑफ फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस इन द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है वो है 34, उसमें केवल एक ही महिला जज हैं जिनका नाम है BV नागरत्न। ये बहुत ही कंसर्निंग है। इसमें भी हाफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिलना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए एक डाटा दिया हुआ है कि हिस्टोरिकली ओनली 11 वीमेन हैव बीन अपॉइंटेड टू द कोर्ट टिल डेट। कि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो आज की तारीख में केवल 11 महिलाओं को जज अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड विच इज़ मियर 3.8% ऑफ 287 जजेस हु हैव बीन अपॉइंटेड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950, जो कि लगभग 4% है। लगभग 4% होता है। 11 महिलाएं ही केवल जज बनी है, जो कि लगभग 4% है। और ये कब से है? 1950 से, जब से सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पहली जो विमेन सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं उनका नाम क्या है?
जस्टिस फातिमा बीवी। ये समय भी याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक। फिर इसमें कह रहा है कि द लास्ट अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन टू द कोर्ट वाज ऑन 31 अगस्त 2021। आखिरी बार वुमेन जज को अपॉइंट कब किया गया था? 31 अगस्त 2021 को। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे NV रमन्ना, जिन्होंने 3 महिला जजों को एक साथ नियुक्त किया था। ये भी पहली बार हुआ था। और एक बात है कि देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ टोटल एब्सेंस ऑफ कास्ट डाइवर्सिटी। कास्ट डाइवर्सिटी भी नहीं है वीमेन जजेस में। भाई पहले तो वीमेन जजेस की संख्या ही कम है, उसमें भी कास्ट डाइवर्सिटी नहीं है। या तो अपर कास्ट से होंगी या तो लोअर कास्ट से होंगी। मोस्टली अपर कास्ट की ही हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जजेस अपर कास्ट के ही हैं। ठीक है, तो एलिटिज़म है वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा है, दिस हैज़ नॉट लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। SC ST से तो विमेन जजेस को अपॉइंट किया ही नहीं गया है अभी तक। कितना चिंता का विषय है। और फिर लोग कहेंगे रिजर्वेशन की हमें ज़रूरत क्या है ना? ये ज़रूरत है, इस वजह से ज़रूरत है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जस्टिस फातिमा बीवी रिमेन्स द सोल वुमेन जज इन द कोर्ट फ्रॉम अ माइनॉरिटी फेथ। माइनॉरिटी से आज तक जो एक ही महिला जिसे नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो है फातिमा बीवी। ठीक है। 1950 से 9 मेल जजेस हैव बीन एलिवेटेड टू द कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार। अब ये भी एक इशू है कि जो एडवोकेट्स होते हैं उनमें से बहुत ही गिने चुने लोगों को ही जज बनाया जाता है, जिसमें से आज तक केवल 9 मेल जजेस को बनाया गया है। और उसमें भी केवल एक महिला है, इंदु मल्होत्रा, जिन्हें जो एडवोकेट थी और उनको जज अपॉइंट किया गया। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, एक तो पहले ये लेट एंट्री होती है इनकी इस फील्ड में। जब लेट एंट्री होगी तो लेट एलिवेशन भी मिलेगा, लेट प्रमोशन भी मिलेगा। तो इस वजह से भी केवल एक ही विमेन को आज तक अपॉइंट किया गया है फ्रॉम बार एसोसिएशन, यानी जो एडवोकेट हैं उनमें से एक महिला एडवोकेट को ही महिला जज के रूप में अपॉइंट किया गया। ये भी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। देखिए यहाँ पे यही रीज़न लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया कि डिलेड एज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वीमेन, जिसकी वजह से इन्हें कॉलेजियम में जगह नहीं मिल पाती है और ना ही ये चीफ जस्टिस बन पाती हैं। पहली महिला CJI कौन होंगी? जस्टिस नागरत्ना, जो कि केवल 36 दिन के लिए बनेंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। तो ये ध्यान रखना है। महिलाओं का कम अपॉइंटमेंट का भी एक और रीज़न है। एक तो ये रीज़न हो गया कि भाई लेट एंट्री होती है उनकी इस फील्ड में। दूसरा है कि मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो भी बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। क्या है कि जो जज है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? CJI करेगा। कैसे? जो कॉलेजियम है उससे कंसल्ट करके। कॉलेजियम में कौन होंगे? 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। अब जब यहाँ से रिकमेंडेशन मिलेगी CJI को तो वो किसको भेजेगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को भेजेगा। ठीक है, अपनी रिकमेंडेशन। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ ये रिकमेंडेशन किसे भेजेगा? प्राइम मिनिस्टर को भेजेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, सलाह देगा प्रेसिडेंट को कि इन्हें नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से इनका नियुक्ति होती है। तो देयर इज़ नो क्लैरिटी एज टू ऑन व्हाट बेसिस अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड एज द क्राइटेरिया आर नॉट पब्लिक। तो अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे किया जाता है, किस क्राइटेरिया के आधार पर किया जाता है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक नहीं किया गया है। ये सब सीक्रेट रखा गया है। 2017 में कॉलेजियम हेडेड बाय देन CJI दीपक मिश्रा ने कुछ प्रयास किया था कि कॉलेजियम के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं किस कारण से हुए हैं उनको पब्लिक करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो दीपक मिश्रा साहब के बाद जितने चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने इसका कभी प्रयास नहीं किया है। ठीक है, ये भी एक समस्या है। तो क्या किया जा सकता है? अपॉइंटमेंट्स दैट आर बीइंग कंसीडर्ड टू द हायर जुडिशरी शुड बी मेड ओपन एंड पब्लिक। तो हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं या जिनको कंसीडर किया जा रहा है उनके नाम पब्लिक किए जाए, और किस कारण से उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है ये भी पब्लिक किया जाए। ठीक, उनका रिकॉर्ड ऑफ वर्क भी देखा जाए, उनका लीगल एबिलिटी भी चेक हो, और कितने सेंसिटिव हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को लेकर, इसके बारे में भी चीज़ें पब्लिक की जाएँ। There must be a commitment of diversity and inclusion of gender, caste, religion, regional representation. इसमें कह रहा है कि एक तो ये होना चाहिए, है ना, रिकॉर्ड उनका देखा जाना चाहिए, सारे रीज़न पब्लिक किए जाने चाहिए, किसके नाम कंसीडर किए जा रहे हैं वो भी बताए जाने चाहिए। दूसरा क्या किया जाना चाहिए कि ये प्रयास ये होना चाहिए कि डाइवर्सिटी इसमें लाई जाए अपॉइंटमेंट्स में, है ना, हर ग्रुप से लोगों को अपॉइंट किया जाए, हर रीजन से लगभग अपॉइंटमेंट हो ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। ठीक है, इसके लिए एक रिटन पॉलिसी बनाई जा सकती है और जेंडर रिप्रेजेंटेशन का भी इसमें मैंडेटरी रूप से उल्लेख हो। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। अब विमेन जज की अपॉइंटमेंट्स की बात क्यों होती है? क्योंकि एक तो वो हाफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना, तो एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है, और दूसरा जो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसका भी बेनिफिट मिलेगा लोगों को, है ना, जो डिसीजंस आएंगे उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी।
डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें आएंगे। इससे क्या होगा, जब हर तबके के लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा जुडिशरी में, तो जुडिशरी पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो वहाँ पे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होंगे वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल था। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है GS 2.0 विच इज़ अ लैंडमार्क इन इंडियाज़ टैक्स जर्नी। ठीक है, जो अभी टैक्स कट्स हुए हैं ना, GST में जो टैक्स स्लैब को रेशनलाइज किया गया है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ये GS 3 इकॉनमी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अभी 56th मीटिंग हुई है GST काउंसिल की 3 सितंबर को, और उस दिन ये डिसाइड किया गया कि जो मल्टीपल GST स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18%, 28%, इनको रेशनलाइज किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, और केवल 2 रेट रखे जाएंगे, 18% स्टैंडर्ड रेट, 5% मेरिट रेट, और एक 40% स्लैब रखा गया है जिसमें डिमेरिट रेट के गुड्स होते हैं, यानी जैसे तंबाकू है, लग्जरी आइटम्स हैं, सिन गुड्स हैं, उनको इसमें रखा गया है। अब इसका फ़ायदा क्या है? दिस बोल्ड स्टेप रिड्यूसेस कंप्लायंस बर्डन्स, इन्हेंसेस प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर बिजनेस, मेक्स टैक्स रिजीम मोर सिटीजन फ्रेंडली। टैक्स कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग कंजम्पशन उनका लोगों का बढ़ेगा। इसी तरह से जब कई 5 टैक्स स्लैब्स थे, अब उनको रिड्यूस करके 2 या 3 में किया गया है, तो अब क्या होगा, कंप्लायंस बर्डन भी अब कम होगा। और क्या हुआ इसका फ़ायदा? सिटीज़न फ्रेंडली हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी जब घटेगी, लोगों को चीज़ें समझने में आसानी होगी, तो ये सिटीज़न फ्रेंडली भी हो गया। किन किन चीज़ों में रिलीफ मिला है? पहला है कॉमन आइटम्स जैसे साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट, बाइसिकल है, किचन वेयर है, इन सब में अब 5% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 12% या 18% टैक्स अट्रैक्ट करते थे। ठीक, इसी तरह इसेंशियल्स हैं जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा, इन सबको टैक्सेशन से छूट दे दी गई है। पैकेज्ड फूड्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, बेवरेजेस, इन सब में काफ़ी रेट कट्स किए गए हैं। इससे का फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें सस्ती होंगी तो हर इनकम ग्रुप को इसमें राहत मिलेगी, और जब राहत मिलेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। और ये कंजम्पशन बढ़ाने का प्रयास क्यों है? क्योंकि हमारा इस समय एक्सपोर्ट 50% टैरिफ की वजह से कम हो रहा है ना। तो इसका एक ही अल्टरनेटिव बचता है कि हम अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाएं। जितने भी जीवन बीमा है और स्वास्थ्य बीमाएं हैं उसमें से GST हटा दिया गया है पूरी तरह से, ताकि ये अफोर्डेबल हो और लोग इंश्योरेंस कराएं, उनको भी इसका लाभ मिले। पर्टिकुलरली स्पेशली सीनियर सिटीज़न को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि एक एज के बाद हर साल प्रीमियम बढ़ता है, तो जब टैक्सेशन ही हटा दिया तो अब प्रीमियम कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा और सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। तो इस तरह से हेल्थ केयर को एक पावरफुल बूस्ट दिया गया है, एक एग्जेम्पशन से, और दूसरा कुछ इसेंशियल ड्रग्स हैं, डिवाइसेस हैं, है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट हैं, कुछ रेयर डिजीज़ेज हैं, उनकी दवाइयों पे, उनके ट्रीटमेंट में टैक्स बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है, जिससे उनकी दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी, खासकर कैंसर वगैरह की। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनमें टैक्स बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है इन तक लोगों का एक्सेस बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, तो उनका हेल्थ सुधरेगा। और किस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा? एग्रीकल्चर एरियाज़ में जैसे ट्रैक्टर्स है, फार्म मशीनरी है, इनमें केवल अब 5% लगेगा, जो पहले 18% लगता था। इसी तरह से जो फर्टिलाइज़र्स हैं और अदर इनपुट्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है, इनमें भी अब मिनिमम 5% ही केवल लगेगा, पहले 18% लगता था, तो लगभग 13% की टैक्स बचत होगी इसमें। इससे जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो कम होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और फार्मर्स की इनकम भी अब ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब टैक्स कम देंगे तो उनके हाथ में पैसे अब ज़्यादा होंगे। और किस सेक्टर में फ़ायदा होगा? लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, लेदर गुड्स हैं, इनमें अब GST रेट काफ़ी कम कर दिया गया है, जिससे इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोज़गार सिक्योर होगा। टैक्स कम होने की वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कॉम्पिटिटिव बनेंगी, तो जब कॉम्पिटिटिव होंगी तो अगेन डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, जब रोज़गार बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हमारी फ्लरिश करेंगी। हमारे कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, उनमें जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको भी ठीक किया गया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब, उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई फसल उगानी है तो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह लगता है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब हो कि फर्टिलाइज़र पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, पर
जो हम फसल उगा रहे हैं उसको जब बेच रहे हैं तो उसमें कम टैक्स है, समझे। तो इनपुट पे ज़्यादा टैक्स लगना और फिनिश्ड गुड पे कम टैक्स लगना, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। तो इसको भी अब सही किया गया है। ये एक एनॉमली थी, विसंगति थी, इसको भी अब दूर किया जा रहा है। क्रिटिकल सेक्टर्स में जैसे जीएसटी को रिड्यूस किया गया है मैन मेड फाइबर पे, जो फाइबर बना रहे हैं, कृत्रिम फाइबर और यार्न जो होते हैं, उनमें जीएसटी को रिड्यूस किया गया है। पहले 18% लगता था, 5% किया गया है। इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस अगेन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा। इससे हमारा जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है, कपड़े का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, वो ग्रो करेगी। इसी तरह अगला क्रिटिकल सेक्टर है सीमेंट। सीमेंट की हमें ज़रूरत होती है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इसका तो यूज़ होता ही होता है। तो इसमें पहले 28% जीएसटी लगता था, अब इसको 18% कर दिया गया है। तो अब इंफ्रा क्रिएशन के लिए बूस्ट मिलेगा। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स पे भी जीएसटी रेट कम किया गया है टू बूस्ट इंडियाज़ ग्रीन ग्रोथ। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है कि ये जो बदलाव किए गए हैं, इससे जो अननेसेसरी डिस्प्यूट हो रहे थे, तो जब ये रेशनलाइज कर दिया गया, रेट्स को कम किया गया, तो इसका फ़ायदा ये होगा जो अननेसेसरी डिस्प्यूट हैं वो अब कम हो जाएंगे। और जो डिस्प्यूट बचेंगे उनके रेजोल्यूशन के लिए एक अभी सजेशन दिया गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया जाए इस साल के अंत तक। इसका फ़ायदा क्या होगा कि फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, जो हमारे विवाद हैं उनका समाधान जल्दी होगा, मोर कंसिस्टेंट रूलिंग्स होंगी, इन्हेंस ट्रस्ट होगा इन द सिस्टम, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ेगा सिस्टम पे, ठीक। जिससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी, अनिश्चितता में कमी आएगी, है ना। और ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंप्लायंस का जो कॉस्ट है वो भी कम होगा, ठीक। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये इंडिया में बिज़नेस करना आसान बनाता है, ठीक। जिससे क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो इंडिया की ओर आएंगी, यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया की तरफ भी एक अच्छा कदम होगा। लेकिन ये सब होने के लिए क्या चाहिए हमें, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो रेट कम हुए हैं, टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं, उनका सही से पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था जीएसटी 2.0 से रिलेटेड, अच्छा आर्टिकल था, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। इस आर्टिकल में रिजर्वेशन की बात किया है और इस बारे में डिस्कस किया है कि 50% जो कैप है उसको एक्सीड किया जाना चाहिए या नहीं। ये भी GS2 से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, इसको आप कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट करिए जल्दी। आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। तो इसमें बात किया है कि अभी बिहार में चुनाव होने हैं, तो उसमें तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो रिज़र्वेशन है उसको बढ़ाकर 85% करेंगे, ठीक है। तो इस संबंध में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार, उसके अंतर्गत आर्टिकल 15 और 16 ये गारंटी देते हैं कि जितने भी सिटीज़न हैं सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन की बात हो, एडमिशन की बात हो या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो, ठीक। तो इस सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए इन आर्टिकल्स के अंतर्गत स्टेट को पावर मिला है टू मेक स्पेशल प्रोविज़न्स। स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए पावर मिला है ताकि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, यानी OBC SC STs, उनको भी एजुकेशन और जॉब में समानता का अधिकार मिल सके। द रिजर्वेशन इन द सेंटर एट प्रेजेंट स्टैंड्स एज फॉलोज। केंद्र में OBC के लिए रिजर्वेशन 27% है, SC के लिए रिजर्वेशन 15% है, ST के लिए रिजर्वेशन 7.5% है और EWS के लिए 10% है। तो टोटल रिजर्वेशन कितना होता है, 59.5%। सो ऑलरेडी ये 50% का जो मार्क है वो ब्रीच हो चुका है। पर इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। इश्यूज़ किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी से रिलेटेड है, क्योंकि दो तरह की इक्वालिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, एक फॉर्मल इक्वालिटी, एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब है कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनको आइडेंटिफाई करना और तब नियम कानून बनाकर उनको एक समानता का अधिकार देना, है ना। तो ये दो तरह की इक्वालिटीज़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट
बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 में इस केस में निर्णय देते हैं कि जो 15 और 16 आर्टिकल के अंतर्गत जो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को मिला है उसको एक रीज़नेबल लिमिट के अंतर्गत ये आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जितना मन मर्जी यहाँ देते गए, है ना। तो एक रीज़नेबल लिमिट के अंदर उनको आरक्षण मिलना चाहिए और जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, जो हित है, उसको ध्यान में रखकर उस आरक्षण को एडजस्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार के जो आरक्षण की बात कही है, ये आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो आरक्षण की बात कही गई है, इसी को बोलते हैं फॉर्मल इक्वालिटी, यानी सबके साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, तो फॉर्मल इक्वालिटी के आधार पर ही यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। फिर दूसरा जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, यानी जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको पहचानना, उनके लिए नियम कानून बनाकर उनको समानता का अधिकार देना, ये फॉर्मल इक्वालिटी पर आधारित है, यानी कि समानता का अधिकार देना ही देना है। बट ये जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, ये ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है उसका समाधान नहीं करता है। उदाहरण के तौर पे जो हिस्टोरिकली अंडर प्रिविलेज्ड रहे हैं, जो SC ST रहे हैं, तो इस तरह का जो समानता दी जा रही है पॉलिसीज़ के तहत, उससे ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उन लोगों के साथ, उसका पूरी तरह से समाधान संभव नहीं हो पा रहा है। इंदिरा साहनी केस 1992 में OBC के लिए जो 27% आरक्षण की बात कही गई थी उसको अपहेल्ड किया है, यानी उसको वैध करार दिया है। और इसमें 50% जो कैप लगाने की बात पिछले केस में कही थी, इस केस में उस 50% कैप को भी वैध करार दिया गया है, यानी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। और इंदिरा साहनी केस में ही क्रीमी लेयर की पहली बार बात की गई और OBC में क्रीमी लेयर तब से चल रहा है अभी तक। और 2022 में जनहित अभियान केस में EWS आरक्षण को भी वैध करार दिया गया था और इसको बोला गया था क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण दिया गया है, इसलिए ये 50% लिमिट के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये जो 50% लिमिट है वो इंदिरा साहनी केस में सिर्फ OBC के लिए तय की गई थी, EWS के लिए नहीं। इस वजह से EWS का जो अलग से आरक्षण दिया गया है 10%, वो वैध है, वो इस केस में ऐसा कहा गया है। अच्छा, बीच बीच में ये जो बातें उठती हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उससे संबंधित यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि गवर्नमेंट सोर्सेज के अनुसार, गवर्नमेंट रिप्लाइज़ के अनुसार, संसद में गवर्नमेंट के रिप्लाइज़ के अनुसार 40 से 50% जो रिजर्व सीटें हैं फॉर OBC SC STs केंद्र सरकार में, वो अनफिल्ड रह जाती हैं, यानी खाली रह जाती हैं। इसलिए मेरे अनुसार भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। एक और इशू है कि रोहिणी कमीशन बनी थी OBC सब कैटेगराइजेशन के लिए। क्यों बनी थी? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो आरक्षण का लाभ है वो कुछ ही जातियाँ सबसे ज़्यादा उठा पा रही हैं और कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से रोहिणी कमीशन बनाया गया था, लेकिन आज तक उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको सरकार ने लागू नहीं किया है। रोहिणी कमीशन के अनुसार 97% जो रिज़र्व जॉब हैं, जो रिजर्वेशन का लाभ है, लगभग 25% OBC जातियाँ ही उठा रही हैं उनका लाभ, 75% जातियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह SC ST में भी कुछ जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल रहा है। इस वजह से अभी रिसेंट में एक PIL भी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है कि आप उत्तर दें कि SC ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं, सरकार का इसमें क्या राय है। ठीक है, तो अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट है SC ST क्रीमी लेयर से संबंधित। देखिए, जो मैंने अभी बात कहा कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं होना चाहिए किसी भी रिजर्वेशन में, क्योंकि अभी क्रिटिक्स का भी यही मानना है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो ऐसे भी फुल नहीं हो पा रही हैं, खाली रह जा रही हैं, और ऊपर से आप क्रीमी लेयर लगा के छांट देंगे लोगों को, यानी कम लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा तो और खाली रह जाएंगी। और फिर बाद में होता क्या है, उन सीटों को या तो बैकलॉग के रूप में भरा जाता है या कुछ डिपार्टमेंट्स में उनको अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। अब देखिए, जो 85% रिजर्वेशन बढ़ाने का तेजस्वी यादव ने बोला है, तो जो राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर हम 85% रिजर्वेशन कर देंगे तो जो अनरिजर्व्ड वाले हैं उनका जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो लगभग ज़ीरो ही हो जाना है। 15% क्या होता है आजकल के ज़माने में, इतनी भीड़ है आजकल लोगों की, है ना। तो अब क्या किया जाना चाहिए? सब्सटेंटिव इक्वालिटी थ्रू अफर्मेटिव एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू अपलिफ्ट द अंडर प्रिविलेज्ड।
जो असमानता है उनको समाप्त करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी जानी चाहिए, कुछ एक्शन लिए जाने चाहिए, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको भी समानता का अधिकार दिया जा सके, उनको भी अपलिफ्ट करके समानता का अधिकार सबके बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये किया जाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ टू इम्प्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन। सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ओबीसीज़ का भी और SC/STs का भी। एक और इसमें सजेशन दिया है कि 2 टियर रिजर्वेशन सिस्टम को भी फॉलो किया जा सकता है। 2 टियर रिजर्वेशन सिस्टम माने कि सबसे पहले रिजर्वेशन का लाभ मार्जिनलाइज सेक्शन को दिया जाए, और जब तक ये सेक्शन अपलिफ्ट नहीं हो जाते तब तक जो वेल ऑफ कम्युनिटीज़ है उनको इसका लाभ ना मिले या उनको कम लाभ दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सजेशन है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जिसमें बात की गई कि रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाने के फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। ये आज का अंतिम आर्टिकल है जिसमें बात किया गया है इंडिया के यूथ के बारे में। इसमें मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, ये सोशल जस्टिस GS2 के अंतर्गत आता है। स्कीम की बात है। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस स्कीम के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें एक फैक्ट दिया है कि 2014 में इंडिया 10वां सबसे बड़ी इकानमी थी और वर्तमान में इंडिया चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है मोदी साहब की लीडरशिप में। ठीक है, ये एक डाटा है, ये याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2014 के बीच में केवल लगभग 3 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। वहीं 2014 से और आज के बीच का अगर समय देखें तो लगभग 17 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। और जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं कुछ, उनका फॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया तेज़ी से की जा रही है। और इसमें लिखा है 2015 में केवल 19% इंडियन ऐसे थे जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत कवर्ड थे। 2025 की बात करें तो ये नंबर बढ़ के लगभग 64% हो गया है। 94 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत कवर्ड हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की बात करें तो इसकी सबसे पहले चर्चा की गई थी यूनियन बजट 2024-25 में, और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12वें इंडिपेंडेंस डे एड्रेस पे अनाउंस किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की व्यवस्था किया है। विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगी अगले 2 साल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम डुअल चैलेंज को एड्रेस करती है, 2 चैलेंजेस को एड्रेस करती है। पहला, एक यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी यानी उनके रोज़गार से संबंधित समस्या है उसको एड्रेस करेगी, और दूसरा जो हमारी इंटरप्राइजेज़ है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में हेल्प करेगी। इसमें डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात की गई है। बाई ऑफरिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बोथ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ अंडर पार्ट ए एंड एम्प्लॉयर्स अंडर पार्ट बी, मतलब पार्ट ए के अंडर में ये डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है ऐसे यूथ को जिनकी पहली बार अभी नौकरी लगी है। उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी कि 15,000 रुपये उनको मिलेगा 2 किस्तों में। ठीक, और दूसरा पार्ट बी के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर उन्हें नौकरी देगा उनको 3,000 पर न्यू हायर पर मंथ मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो एंट्री बैरियर है ना, यानी कि जॉब मिलने में जो मुश्किल आती है उसको कम करेगा। और दूसरी बात, जो जॉब देते हैं उनको भी तो एक रिस्क रहता है ना कि भाई ये कहीं छोड़ के चला गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें ये रहेगा फ़ायदा कि इनको भी पैसा मिलेगा, तो अगर वो जाता भी है तो कम से कम एक थोड़ा छोटा मोटा इनका भरपाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो बिज़नेस का रिस्क है वो कम होता है हायरिंग का। और इस स्कीम के अंतर्गत फॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी, और जो सोशल सिक्योरिटी का जो स्कीम है जो अभी तक नहीं मिल रहा था जिन लोगों को, उन लोगों को इस सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत इंटीग्रेट भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये स्कीम है ये एक स्ट्रक्चरल चेंज ला रही है। भाई अभी तक स्कीमें होती थी, क्या होता कि भाई आप नौकरी में रख लो बस, हम उसके लिए इंसेंटिव दे देंगे बस, और कुछ नहीं होता था। सोशल सिक्योरिटी की कहीं बात नहीं होती थी, है ना। बिजनेस रिस्क, हायरिंग में जो रिस्क आता है उसकी कहीं बात नहीं होती थी। तो अब ये हर तरीके से ये 2 रिस्क की बात करता है और सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी बात करता है। तो इस प्रकार से ये जो स्कीम है वो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने का प्रयास कर रहा है ताकि एक सिक्योर और प्रोडक्टिव लेबर मार्केट बन सके और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े,
जैसा कि मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव मिल रहेगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस का रिस्क कम होगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी यानी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तभी सेल्फ रिलायंट हम बन पाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती है। तो उम्मीद करता हूँ आज ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।